विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम, अध्याय 15। इसमें एक सीख छुपी है। 2 दांत, कोलकाता पुलिस के आदमी ने हिकारत से कहा। उसके 7 हैं, नीचे 3, ऊपर 4। मेरी और मेरी पत्नी प्रमोदिनी की तो उस पर जान छिड़कते हैं। तुम्हें उसे देखने आना ही पड़ेगा, जैसे ही तुम फिर से बाहर निकल सको। वह बड़ी कुर्सी में आगे झुका हुआ था, पार्क स्ट्रीट के फ्लैट में, जहां शरद रथु की पहली आग जल रही थी। मैं अगले हफ्ते आऊंगा, अब मैं ठीक हूं। हल्की तीखी आवाज पहले से अधिक खोखली लग रही थी, लेकिन उसमें अब भी वही जोश झलक रहा था जो हमेशा उसकी पहचान रहा था। भैरवनाथ मुखर्जी अपनी ऊंची पीठ वाली टोबी कुर्सी में लगभग पूरी तरह से छिपा हुआ था। केवल जब कभी आग की लौ झपकती तो दूसरे आदमी को उसका चेहरा दिखता। उसकी लंबी बीमारी के कारण अब भी चेहरा बेहद कमजोर दिख रहा था। सतिंदर भाटिया की गोली ने उसके फेफड़े को भेद दिया था और स्वस्थ होने की प्रक्रिया बहुत धीमी रही थी, लेकिन उसकी पुरानी चंचलता वापस आ गई थी और उसके सींग के फ्रेम वाले चश्मे के पीछे की आंखें फिर से चमक रही थीं और पूरी तरह से जीवंत थीं। उसके साथी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो कि इतनी बुरी स्थिति से भी बच निकले। उसने कहा, तुम हमेशा भाग्यशाली रहे हो। मुझे लड़कों का बहुत आभार है कि उन्होंने मुझे इतनी चुपचाप वहां से निकाल लिया। भैरवनाथ मुखर्जी ने सच्चे आभार के साथ कहा। उसने एक लंबी सांस ली। मुझे डर था कि कहीं मुझे कोई मेडल न मिल जाए। हमारे काम में पैसा कम और लातें ज्यादा मिलती हैं, दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन यह तुम्हारे रिकॉर्ड में जुड़ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं था कि वह आदमी सही था। हमने उसके पैसे के स्रोतों को भी ट्रेस किया है। कमाल की चीजें मिली हैं, उसने सपने में खोए हुए अंदाज में कहा और अपनी पाइप की राख को चूल्हे में झाड़ दिया। भैरवनाथ मुखर्जी हंस पड़ा। तुम्हें एक कॉपी बुक शुरू कर लेनी चाहिए, जगत मोहन, उसने कहा। लेकिन सच कहूं तो जब मैं फर्श से नीचे गिरा तब मुझे लगा कि अब मैं गया। मैंने गॉड सेव द किंग गाया, स्कूल का पुराना गान गाया, परिवार का आदर्श वाक्य दोहराया, यहां कोई कचरा नहीं फेंका जाएगा, और फिर बेहोश हो गया। लुग ने मुझसे कहा था कि मैं काम की बातें न करूं। कोलकाता पुलिस का आदमी थोड़ा असहज हुआ और उसने इधर उधर देखा। अस्पताल परिचारक के रूप में लुग वाकई डरावना था, लेकिन जब वह कहीं नहीं दिखा तो उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता था, उसने कहा। उसने अपने मुकदमे के दौरान पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। मुझे नहीं लगता कि तुमने अखबार देखे होंगे। उसे अधिकतम सजा मिली। मुझे नहीं लगता कि वह अपील करेगा। हमने मैपल स्टोन हॉल वाले मामले से सारे गवाह बुला लिए थे। भैरवनाथ मुखर्जी ने चौंक कर ऊपर देखा। बिमल भट्टाचार्य? दूसरे आदमी ने सिर हिलाया। हां, और यह तो और भी दिलचस्प था, उसने आगे कहा। केंसिंगटन वाले घर में हमें ढेरों कागजात मिले जिनमें कई रहस्यों की बातें थीं। जहां संभव हुआ हमने उन्हें असली मालिकों को लौटा दिया और कोई हंगामा नहीं किया। हमारा मकसद सिर्फ अपराधी को पकड़ना था, न कि पुराने घाव कुरेदना। लेकिन उस बूढ़े आदमी के पास सचमुच एक गहरा राज था। वो कोई पुजारी नहीं था। भैरवनाथ मुखर्जी ने आश्चर्य से घूरा। वो कोई पुजारी नहीं था, उसने अविश्वास से दोहराया। जगत मोहन, तुम्हें किसी ने फिर बेवकूफ बनाया है। नहीं, ये पूरी तरह सच है, दूसरे आदमी ने सिर हिलाया। ये 50 साल पुरानी पहचान की धोखाधड़ी थी। 2 भाई थे, बिमल भट्टाचार्य जो नया नया पुजारी बना था और अमल भट्टाचार्य जो विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए बहुत गरीब था। बिमल भट्टाचार्य अचानक दिल की बीमारी से मर गया। दोनों भाई केंसिंगटन में एक साथ रह रहे थे। मरने वाले को एक छोटे से गांव में पुजारी की नौकरी मिल गई थी। छोटे भाई का घर की बेटी से गहरा दोस्ताना था और शायद उसी ने उसे यह विचार दिया। उसने अपने मृत भाई के नाम से उसे दफना दिया और खुद उसकी जगह ले ली। दोनों में केवल 1 साल का अंतर था और वे बहुत मिलते जुलते थे। किसी को कोई शक नहीं हुआ और साल बीतते चले गए। वह खुद को रोक नहीं पाती थी कि समय समय पर उसे यह याद दिलाए कि उसके पास उस पर कितनी शक्ति थी। वह जानबूझकर लंबे और उलझे हुए पत्रों में उस रहस्य का जिक्र करती। वह जवाब में उसे विनती करता कि वह ऐसा कुछ भी न लिखे जो उसे फंसा सके। मुझे लगता है कि उसे यह एहसास हो गया था कि इस विषय पर लिखा गया पत्र हमेशा उससे जवाब दिलवाता था
इसलिए उसने इस पर बेहिचक जोर देना शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि उसकी जिंदगी का अंत नजदीक है तो उसने उसके सभी पत्र इकट्ठे किए और उसे भेज दिए। और संयोग से, बहुत ही बुरी किस्मत से, यह वही सप्ताह था जब अर्नब रॉय को पोस्टमास्टर नियुक्त किया गया था। अर्नब रॉय ने बस वे पत्र चुरा लिए और उन्हें सीधे तपस भौमिक को भेज दिया। इसके बाद जिस बूढ़े व्यक्ति को तुम बिमल भट्टाचार्य के रूप में जानते थे, उसे एक पल का भी सुकून नहीं मिला। कैसा लगा यह सुनकर? भैरवनाथ मुखर्जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, पूरी तरह से चकित होकर। हे भगवान, उसने आखिरकार कहा और धीरे से दोहराया, हे भगवान। ब्लैकमेल सबसे घृणित अपराधों में से एक है, कोलकाता पुलिस के आदमी ने कहा। मुझे खुशी है कि तपस भौमिक को उसका अंजाम मिल गया। भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने आगंतुक को असहज भाव से देखा। यह तो रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम में जन्म, विवाह और मृत्यु से जुड़ा एक नाजुक मसला खड़ा कर देता है ना? उसने कहा। तुम्हारे लोग उन पत्रों का क्या कर रहे हैं? डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जगत मोहन ने कंधे उचकाए। उनकी अस्पष्टता लगभग आधिकारिक लग रही थी। कोलकाता पुलिस की चाहे जितनी आलोचना की जाए, उन्होंने कहा, कोई हमें उपद्रव करने वाला नहीं कह सकता। हम शांति बनाए रखते हैं, यही हमारा काम है। मुझे नहीं लगता कि हम इस मामले की ओर छानबीन करेंगे। इससे केवल सबके लिए परेशानी बढ़ेगी और चर्च में एक बड़ा घोटाला खड़ा हो जाएगा, जिसे हमेशा टालना चाहिए। मैं धार्मिक कानूनों का स्पेशलिस्ट नहीं हूं। अगर यह बात कभी सामने आई तो शायद यह आर्च बिशप के पास जाएगी। जैसे ही धार्मिक कानून शब्द सुनाई दिए, भैरवनाथ मुखर्जी सतर्क हो गया। पहली बार उसे बिमल भट्टाचार्य के राजमोहन रॉय चौधरी को लिखे रहस्यमय पत्र की पंक्ति का सही मतलब समझ आया। अगर कोई गंभीर परेशानी हो तो सुबोध सान्याल के पास भेजो, जो सही प्रक्रिया जानता होगा। यही वह गंभीर परेशानी थी जिससे बूढ़ा आदमी डर रहा था। बेशक, इंस्पेक्टर आगे बोले, शासन इसे चर्च तक ले जाने का फैसला कर सकता है। मेरा ख्याल है कि इसका हल बस किसी मामूली कानूनी संशोधन से निकल आएगा। अभी यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय उसके लिए यह बहुत गंभीर थी। भैरवनाथ मुखर्जी चुप रहा। उसे किसी से ज्यादा एहसास था कि यह बूढ़े आदमी के लिए कितना गंभीर रहा होगा, जिसे उसकी कट्टरपंथी मंडली ने बहुत प्यार दिया था। तुम काफी संतुष्ट हो गए, है ना? डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ने हल्के अंदाज में विषय को समेट दिया। अपनी चोट और पुराने पुजारी की मौत को छोड़कर तुम्हें इसका कोई अफसोस नहीं होगा। अगर तुमने ओल्ड उत्पल भट्टाचार्य और उसके बच्चों को रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम न लाया होता तो बहुत सारी बातें कभी नहीं होती। इसमें कुछ सच्चाई है, भैरवनाथ मुखर्जी ने इतने गंभीर स्वर में कहा कि दूसरा आदमी उसे ध्यान से देखने लगा। क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? उसने पूछा। मेरी मौत का सीन बहुत शानदार था, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अप्रत्याशित रूप से कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्दा उठ गया है और मैंने खुद को रेंगते हुए पकड़वा दिया है। अब अगले शो तक कोई मजा नहीं जगत मोहन, और मुझे यकीन नहीं कि मैं अगली बार दर्शक दीर्घा में बैठना पसंद करूंगा। थोड़ा ब्रांडी सब ठीक कर देगी, ये बस नसों की कमजोरी है, दूसरे ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसने गलत आकलन किया था। वे कुछ देर तक और बातें करते रहे, फिर कोलकाता पुलिस का आदमी चला गया। भैरवनाथ मुखर्जी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और बिमल भट्टाचार्य की दुखद कहानी पर विचार करने लगा। अब तक का सबसे आदर्श पुजारी, उसने सोचा, और साथ ही एक बड़ा धोखेबाज भी। भगवान उसे खुश रखें। कुछ समय बाद उसने अपने ड्रेसिंग गाउन की जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे फिर से खोला। रुक्मणी रॉय चौधरी की लिखावट बेहतरीन नहीं थी। यह किसी स्कूली लड़की के पत्र जैसी लग रही थी। उसने उसे धीरे धीरे दोबारा पढ़ा। घर, रविवार। मेरे प्रिय भैरवनाथ मुखर्जी, लग्न ने मुझे बताया कि तुम्हें बाहर जाने की इजाजत मिल गई है, और यह उसने एक सचमुच अद्भुत पत्र में लिखा है जो प्रिय मैडम से शुरू होता है। और अच्छा लड़की, अब मैं खत्म करता हूं, पर खत्म होता है। हम शुक्रवार को फिर तुमसे मिलने आ रहे हैं। रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम अब बहुत शानदार दिख रहा है। सब पत्ते रंग बदल रहे हैं और सेब तोड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं।
विमल भट्टाचार्य ने जो डार्सी स्पाइस आंगन में लगाया था, इस साल फल दे रहा है। वे ठीक से खाने लायक होंगे जब तुम नीचे आओगे। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि तुमने कोलकाता में स्वास्थ्य लाभ करने का फैसला क्यों किया। नया पुजारी बहुत प्यारा है, 4 बच्चे और एक पुजारी के हिसाब से असाधारण पत्नी। वह उस महान अवसर पर आधिकारिक रूप से धर्मोपदेश देगा। अब सिर्फ 1 महीना बचा है। कावेरी भट्टाचार्य छोटी ड्रेस पहनेगी और मैं लंबी। पूरा देहाती आयोजन होगा। गांव के लिए एक पार्टी होगी और भोलानाथ और हेनरी सहायक रहेंगे। राजमोहन रॉय चौधरी को रोमनी के लिए काफी अच्छा दाम मिलने वाला है, ऐसा लगता है। यह मानना मुश्किल है कि वह भयंकर आदमी किसी भी चीज में सही हो सकता था, लेकिन मैं उसके बारे में या उस भयावह समय के बारे में कुछ नहीं लिखने वाली। हालांकि अगर वह सब न हुआ होता तो मुझे परमव्रता भट्टाचार्य नहीं मिलता। मैं अब खुशी से फट पड़ने वाली हूं, लेकिन काश तुम यहां हमारे साथ होते। राजमोहन रॉय चौधरी कहता है कि हमें तुम पर नजर रखनी पड़ेगी, वरना तुम शादी में बॉय स्काउट की वर्दी में आ जाओगे। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे ना? वह कहता है कि जब स्वर भानु सेनगुप्ता ने मधुमती से शादी की थी, तब तुम गोरखा रेजिमेंट के जनरल के वेश में पहुंचे थे। इस बार कोई बेवकूफी मत करना, पक्का वादा करो, क्योंकि मैं... ओह अच्छा, बस मत करना। कड़ी की बेटी ने बच्चा जन्मा, बड़ा प्यारा है। मिस्टर उत्पल भट्टाचार्य, मैं अब उन्हें पॉप्पा कहने लगी हूं, जो अमेरिकी में डैडी के लिए होता है। डैडी वहां किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ने उसे इनाम दी और यह तुम्हें पसंद आएगा। वह चाहती थी कि बच्चे का नाम विवांता रखा जाए हमारी शादियों की वजह से, लेकिन हमने उसे मनाया तो अब उसका नाम पार्वती होगा। भूतू सोना ने नया कॉलर ले लिया क्योंकि उसने पुराना उतार कर खा लिया, या कम से कम खाने की कोशिश की। अब कहने को ज्यादा कुछ नहीं बचा, हालांकि बहुत सी शानदार चीजें हो रही हैं। मुझे ओल्ड विमल भट्टाचार्य बहुत याद आता है। वह यह सब देखकर कितना खुश होता। निर्मला नए पुजारी के परिवार की देखभाल कर रही है। और क्या तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि कड़ी का अफेयर नए पोस्टमास्टर के साथ चल रहा है, जो अर्नब रॉय के जाने के बाद आया। वह शादीशुदा नहीं है, या कम से कम अब नहीं। उसके 2 बच्चे हैं, जिनके कपड़े धोने का काम कड़ी हमेशा कर रही होती है। और यह सब तुमने किया? तुम अद्भुत इंसान। परमव्रता भट्टाचार्य और मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, और बाकी सब भी। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। स्नेह सहित प्रिय रुक्मणी रॉय चौधरी। उसके पत्र में एक पोस्ट स्क्रिप्ट थी, जो परमव्रता भट्टाचार्य की साफ सुथरी शिक्षित लिखावट में थी। शुक्रवार को इस बदमाश औरत के साथ शहर आ रहा हूं। सब कुछ ठीक है। डैड जानना चाहते हैं कि वे कहां से वही 99 की पोर्ट वाइन खरीद सकते हैं जो तहखाने में थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे गांठ हो जाएगा। उसने पूछा, गांठ क्या होता है? सदैव तुम्हारा परमव्रता भट्टाचार्य। बाकी 2 लोगों ने भी पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यह एक पारिवारिक पत्र था। रुक्मणी रॉय चौधरी के पत्र हमेशा से ऐसे ही होते थे, स्पष्ट, बेपरवाह, जिन्हें कोई भी पढ़ सकता था। भैरवनाथ मुखर्जी ने पत्र को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और ऊपर देखा तो पाया कि मिस्टर लग उसे गंभीर उत्सुकता से घूर रहे थे। यह एक चेतावनी है, वह बोले। इसमें एक सीख छुपी है। फाइंड द लेडी, लेडी की खोज एक मूर्खों का खेल है। यही सबक तुम्हें इससे सीखना चाहिए और इसे कभी मत भूलना। भैरवनाथ मुखर्जी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। 2 शादी के तोहफे, उसने टिप्पणी की। मुझे तुम्हें फिर बाहर भेजना पड़ेगा लग। काश तुम भेजते, लग ने अप्रत्याशित जोश से कहा। खरीदना खरीदना खरीदना, यह सब मुझे परेशान कर देता है। यह पत्र उसी लड़की का है जिस पर तुम कुछ ज्यादा ही लट्टू थे, है ना? तुम्हें पता है, अगर तुम्हें घर में औरत ही चाहिए तो एक समझदार और घरेलू नर्स ठीक रहेगी, कोई जो हमारे लिए बर्तन धो दे। चुप रहो लग, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। इन शादी के तोहफों का क्या किया जाए? चांदी के सामान लेने चाहिए शायद। लग संशय में था। जो भी करो, उस पर कुछ खुदवाना मत, उसने गहरी भावना से कहा। ना तो उसे गिरवी रख सकते हो, ना बेच सकते हो, कोई चुराना भी नहीं चाहता। चांदी की असली बेइज्जती होती है जब उस पर खुदाई करवाई जाती है। आजकल यह बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं कुछ और सोचूंगा। भैरवनाथ मुखर्जी कुछ देर तक चुप रहा, फिर आखिरकार उसने कहा, लग,
अगर मैं रिटायर हो जाऊं तो? मेरा यह पेशा लोगों को दूर कर देता है। मिस्टर लग्ग की प्रतिक्रिया ने उसे चुप करा दिया। पुराना अपराधी उसे घूर रहा था। आंखें फटी हुई, जबड़ा लटक गया। तुम्हें फिर से दौरा पड़ा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ मिलाकर लाता हूं। रुको, भैरवनाथ मुखर्जी ने हाथ उठाया। मूर्ख मत बनो लग्ग, मैं गंभीर हूं। यही तो सबसे अस्वस्थ चीज है। लग्ग बड़बड़ाया और कमरे से बाहर चला गया। भैरवनाथ मुखर्जी ने फिर से बैठते हुए जेब से पत्र निकाला और आग में फेंक दिया। अपने घुटनों पर हाथ मोड़कर उसने उसे जलते हुए देखा। फिर वह कुर्सी में बेचैनी से हिलने लगा। वॉन फाबर ब्रॉडमूर में था। सेमिस्टर मर चुका था। इस क्षण उसे सिकंदर महान की तरह महसूस हुआ, जो नए संसार जीतने के लिए तरस रहा था। उसी समय लग्ग वापस आया। वह कुछ दबा दबा सा लग रहा था, हल्का परेशान भी। उसके हाथ में एक कार्ड था। बाहर एक बड़ा ही अजीब आदमी खड़ा है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, विदेशी लगता है, मैं उस पर कोई ईंट फेंक दूं? मुझे नहीं पता, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। जरा देखूं तो? लग्ग ने अनिच्छा से कार्ड सौंपा। एक नजर डालते ही भैरवनाथ मुखर्जी की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर खुशी की लाली दौड़ गई। वह लग्ग को पीछे छोड़ता हुआ दरवाजे की ओर लपका और झटके से दरवाजा खोल दिया। कुछ ही क्षणों बाद वह अंदर आया। उसके साथ एक सज्जन था, लगभग उसी की उम्र का, गहरी रंगत वाला, प्रभावशाली व्यक्तित्व लिए हुए और सैन्य अधिकारी जैसी मुद्रा में खड़ा। वे दोनों उत्साह से किसी विदेशी भाषा में बातचीत कर रहे थे, जिसे बाद में लग्ग ने बंदरों की बोली कहा। स्पष्ट था कि वे एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। कुछ देर बाद अजनबी ने एक पत्र निकाला, मोटे भूरे सफेद रंग के लिफाफे में, जिस पर लाल रिबन बंधा था और मोहर लगी थी। उसने सिर झुकाया और कुछ कदम पीछे हो गया जब भैरवनाथ मुखर्जी ने सावधानी से लिफाफा खोला। अंदर एक ही पत्र था, जिस पर एक प्रसिद्ध यूरोपीय शाही परिवार की मुहर लगी थी, लेकिन उस पर लिखी चंद पंक्तियां अंग्रेजी में थीं। नमस्कार मेरे प्रिय मित्र, मैं निराश हूं। इंडो चाइना के लिए सरकारी यात्रा तय कर दी गई है। मैं ऊब चुका हूं। क्या तुम पहले की तरह मेरा रूप धर सकते हो? तुम्हारा सदा का आर। PS, मुश्किल होने वाली है। अगर तुम्हें वह रोमांचक लगे, भगवान के लिए, या जैसा तुम उसे आइक कहते हो, आकर मेरी मदद करो। भैरवनाथ मुखर्जी ने पत्र को ध्यान से मोड़ा और उसे भी आग में फेंक दिया। रुक्मणी रॉय चौधरी के पत्र के साथ। वह साफ तौर पर उत्साहित लग रहा था। वह अपने मेहमान की ओर मुस्कुराया, फिर अपनी मेज पर जाकर एक छोटे से कागज पर कुछ लिखा, उसे लिफाफे में रखा और मोहर लगा दी। फिर उसने आगंतुक से कुछ और शिष्टाचारपूर्ण बातें की और अजनबी चला गया। दरवाजा बंद होते ही भैरवनाथ मुखर्जी अपने उत्सुक सहायक की ओर मुड़ा। लग्ग, उसने उल्लास से कहा, तुम हमारे हाथ को चूम सकते हो। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।